अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत भर में ईद उल फित्र का आज है दूसरा दिन। पहले दिन नमाज ईद के लिए अजीम इज्तिमात ईदगाहों, मसाजिद और खानकाहों में रूह पर मनाजिर। कोदंडराम ने ईरान के खिलाफ जंग को करार दिया तशवीशनाक। जंग के खिलाफ चारमीनार से रैली निकालने का ऐलान। रियासत में बिल्डिंग्स रूल्स में बड़ी तब्दीली, हुकूमत ने नए रहनुमायाना असूल किए जारी। बजट 2026 और 27 में प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक तलबा के लिए नाश्ते की स्कीम का ऐलान। मियारी ग़िज़ा फराहम करना है हुकूमत का मकसद। जगतियाल में ईदगाह की बेहुरमती, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। हिंदुत्व गुंडों की पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम गुंडागर्दी। पहाड़ी शरीफ रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 23 साला नौजवान हलाक। RSS और खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने की अमरीकी कमीशन की मजम्मत। मुल्क की मुमताज शख्सियात ने की कड़ी तनकीद। फिरकावाना बयानबाजी के बजाय गंगा की सफाई पर दे ध्यान। यूपी की काबीना वजीर को अखिलेश यादव ने बनाया निशाना। और रुपए की कदर में गिरावट पर संजय रावत का मोदी पर तंज। कहा, करेंसी गिरती है तो मुल्क की इज्जत गिरती है। बढ़ती महंगाई से दो चार हो जाएगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी का रिमार्क। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क और रियासत में आज ईद उल फित्र का दूसरा दिन है। इसी दौरान पहले दिन मजहबी अकीदत और जोश व खरोश के साथ मुल्क और रियासत में ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई, जिनमें हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने सुबह सवेरे शिरकत की। सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह में मीरालम ईदगाह में हुआ, जहाँ तकरीबन 2 लाख अफराद ने नमाज ईद अदा की। बड़े इज्तिमात मक्का मस्जिद, मासाब टैंक के हॉकी ग्राउंड और शहर की दीगर मसाजिद में भी देखने को मिले। नमाज की इमामत मजहबी रहनुमाओं ने अंजाम दी, जिनमें मक्का मस्जिद के खतीब मौलाना हाफिज मुफ्ती रिजवान कुरैशी शामिल थे। उन्होंने अमन और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। शहर खुसूसन चारमीनार के अतराफ में ईद की रौनकें काबिल दीद हैं। बाजारों में गहमा गहमी रही और लोग एक दूसरे को मुबारकबादी देने में मसरूफ रहे। पुलिस और मुकामी इंतजामिया ने बड़े बड़े मकामात पर नमाज के लिए बेहतरीन ट्रैफिक डाइवर्शन समेत वसी इंतजाम किए, ताकि पुरअमन खुशगवार जश्न को यकीनी बनाया जा सके। आलम इस्लाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। बिलखुसूस तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे तमाम मज़ाहिब के भाइयों को, तमाम मज़ाहिब रिलीजन्स के लोगों को मुसलमानों की जानिब से, हम सब की तरफ से गोलकुंडे की हैदराबाद की क़दीम कुतुब शाही ईदगाह 7 टोम्स में की जानिब से आप लोगों की ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद का आज का दिन खुशी का दिन और आज का दिन सब आपस में मिलने का दिन है, मिलजुल के रहने का दिन। और आज का दिन ये है कि मुसलमान 30 दिन रोज़ा रहने के बाद, इबादत करने के बाद आज अल्लाह ताला की तरफ से उनकी मग़फ़िरत होती है। और आज का दिन उनको अल्लाह ताला की तरफ से इनाम व इकराम दिया जाता है। इनाम व इकराम के तौर पर उनकी मग़फ़िरत होती है, उनकी दुआओं को कबूल फरमाता है अल्लाह ताला। आज का दिन बहुत अजीम दिन है और आज के दिन हम अमन के लिए, आशिकी के लिए, सलामती के लिए खुसूसी दुआएं करें। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में, बिलखुसूस आलम दुनिया में जो जंगें चल रही है, जंगों से कभी भी किसी को फ़ायदा नहीं है। इसमें आम जनता, आम इंसान, बेखुसूस लोग मारे जाते हैं। और ये जंग मुसल्लत की गई से जंग है। ये जंग नहीं है बल्कि जुल्म है। इसके लिए पूरी दुनिया में इसके सफारती कोशिशें होनी चाहिए और इस जंग को रुकना चाहिए। इस जंग से सिर्फ 2 मुल्क नहीं बल्कि जितने भी अरब मुल्क में हमारे कई हिंदुस्तानी लाखों में वहाँ पर रोज़गार से मुंसलिक है और उनका बहुत बड़ा पैसा हिंदुस्तान आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई फैमिलीज़, हज़ारों घर चल रहे हैं। अगर इस जंग और जद्दाल जारी
रियासती हुकूमत ने बिल्डिंग खवायद 2012 में अहम तरमीम करते हुए नए रहनुमायाना उसूल जारी कर दिए हैं। इन तब्दीलियों का मकसद तामीराती शोबेजात में आसानी पैदा करना और तरक्याती हुकूक के इस्तेमाल को मजीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाना है ताकि शहरी तरक्की को फ़रोग़ दिया जा सके। नए खवायद के मुताबिक 21 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाली इमारतों को बुलंद इमारत यानी कि हाई राइज के तौर पर तस्लीम किया जाएगा। इसी तरह 750 से 2000 मुरब्बा मीटर के प्लॉट्स पर 18 से 21 मीटर ऊंचाई तक इमारतों की तामीर के लिए तरक्याती हुकूक का इस्तेमाल लाजमी होगा, जिससे कि तामीराती सरगर्मियों में नया नज़्म व ज़ब्त मुतारिफ होगा। हुकूमत ने गैर बुलंद इमारतों के लिए अतराफ में खाली जगह यानी कि सीट बैक के उसूलों में भी नरमी दी है, जबकि बुलंद इमारतों में 10% तक सीट बैक में रियायत दी गई है, जिससे कि बिल्डर्स को मजीद सहूलत मिलेगी और तामीराती मनसूबों में लचक पैदा होगी। बजट 2026 और 27 में एक अहम अवामी फैसला करते हुए रियासती हुकूमत ने तलबा के लिए नाश्ते की स्कीम मुतारिफ करवाने का ऐलान किया, जो अगले तालीमी साल से नाफिज होगी। इसी के साथ हायर सेकेंडरी तलबा के लिए मिड डे मील ये ऐलान रियासती असम्बली में नायब वज़ीर आला वज़ीर ख़जाना ने बजट पेश करते हुए किया। उन्होंने बताया कि अब सरकारी जूनियर कॉलेजों में भी ज़ेर तालीम तलबा को मिड डे मील दिया जाएगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि प्री प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक नाश्ता दिया जाएगा ताकि मियारी ग़िज़ा फराहम किया जा सके। इस स्कीम के तहत तलबा को हफ्ते में 3 दिन दूध और बाकी 3 दिन रागी फराहम किया जाएगा। हुकूमत के मुताबिक इस इक़दाम से तलबा की सेहत बेहतर होगी, हाज़िरी में इजाफा होगा और स्कूल छोड़ने की शरह में भी कमी आएगी। रुकन खनसास कौंसल कोदंडाराम ने इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसल्लत करदा जंग पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा, अगर जंग को फौरी नहीं रोका गया तो फिर आने वाले दिन सारी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकते हैं। कोदंडाराम ने कहा, इस जंग के खिलाफ कमेटी अगेंस्ट वॉर की जानिब से हैदराबाद में एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। उन्होंने कहा, ये रैली का आगाज चामीनार से होगा, ये नुमाइश ग्राउंड पर अख्ताम को पहुँचेगी। और अमेरिका के साथ 2015 में एक एग्रीमेंट भी हुआ और पूरा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये बताया कि ऐसा ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स अभी नहीं है। उनके भी साफ बताए। ये पूरी बातों के बावजूद अभी अमेरिका ने अपने मनमानी ये ईरान के ऊपर वो लोग अटैक करना शुरू किए और वहाँ का बमबारी कर रहे हॉस्पिटल्स और शहर के ऊपर। ऐसा हम सब लोग भी जानते हैं कि एक जगह स्कूल के ऊपर जिसमें 160 बच्चे इंतकाल हो गए। तो ऐसे हमला के वजह से अभी दुनिया में एक बहुत ही एक इसका असर ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वहाँ से पेट्रोल आता है, डीजल आता है, पूरा मिडिल ईस्ट से, अरब दुनिया से सब लोगों को, दुनिया को पूरा जो ज़रूरत है वो गैस और पेट्रोल यहाँ से ही ज़्यादा आता है। खासकर ईरान से लगकर वो हार्मूज़ है, हार्मूज़ के वहाँ से स्ट्रेट्स बोलते हैं, हार्मूज़ से ही पानी निकल कर बाहर आना पड़ता। तो ये माहौल में हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में ऑयल का, पेट्रोल का दाम बढ़ने का शक है, गैस का भी दाम बढ़ने का शक है। अभी क्रूड ऑयल का रेट तो 50-60 रुपये से लेकर के अभी 110 तक बढ़ गया और इससे ज़्यादा 150 तक जाने का भी चांसेस है। ये माहौल के वजह से पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आने का शंका है। तो ये माहौल और खासकर हमारा हिंदुस्तान का 1 करोड़ लोग वहाँ आबादी वहाँ पे जीते हैं, वहाँ काम करते हैं, उसमें से खासकर 15 लाख लोग हमारा तेलंगाना से है, हैदराबाद के शहर से है। तो इन सारे लोगों का ज़िंदगी का भी एक खतरा है। उन लोग अगर वापस आ गए तो यहाँ उन सब लोगों को एक काम दिखाना अभी ये सरकार की बस की बात भी नहीं है। तो ये माहौल है, ये माहौल में ये जंग को रोकने के लिए हिंदुस्तान कोशिश करना। वैसे मुल्क हिंदुस्तान में हम सब लोग मिलकर एक जो दस्तूर बनाए थे, वो दस्तूर ने साफ बताया कि सरकार का जिम्मेदारी है मुल्क में अमन शांति ले आने की कोशिश करना। और लेकिन हमारा हिंदुस्तान का सरकार ने नाने लाइन मूवमेंट का जो रास्ता
دفتری سیاست میں جنا ساہتی کی جانب سے ورلڈ پوئٹری ڈے کا اہتمام کیا گیا۔ اسرائیل امریکہ ایران کے جنگ کے پس منظر میں اب کی بار ورلڈ پوئٹری ڈے کو عالمی یوم مخالف جنگ پوئٹری کے طور پر منانے کا فیصلہ لیا گیا۔ جناب ریاض احمد نے نیوز ایڈیٹر سیاست عامر علی خان کے نمائندے کے طور پر اس پروگرام میں شرکت کی اور روزنامہ سیاست کے امن کے پیغام کا حوالہ دیا اور کہا، دنیا میں چاہے کسی بھی ملک پر جنگ مسلط کی جائے، نقصان پوری انسانیت کا ہوتا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ یہاں پر، ہم لوگ یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں، ایران کی تاریخ میں یا امریکہ کی مخالفت میں جمع نہیں ہوئی، بلکہ انسانیت کی تاریخ میں جمع ہوئی۔ ہیومینٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے ہونی چاہیے انسان کی، یہ سب سے اہم بات ہے۔ اور جہاں تک ایران کا سوال ہے، میں بھی ایران کا دورہ کر چکا ہوں، تو آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایران ایک بہت بڑی طاقت بن چکا ہے اور 45 ایئر سے وہ سینکشنز کے اندر کام کر رہے ہیں، یعنی 45 سال کوئی معمولی بات نہیں ہے، 45 ایئرس کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک قوم کے لیے کہ سینکشنز 45 ایئرس کے ہیں تو ان کا کیا حال ہوگا اندازہ کر سکتے ہیں۔ لیکن وہاں میں نے جو دیکھا ایران میں کوئی ایسی بات نہیں دکھائی تھی کہ کچھ سینکشنز کا ان پر کچھ زیادہ اثر ہوا۔ وہ اصل چاہتے ہیں، جو امپیریلسٹ ہیں یا سامراجی جو طاقتیں ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہاں پر جو ایران کا رجیم ہے اس کو چینج کر دیا جائے، اس کو تبدیل کر دیا جائے۔ لیکن مجھے اندازہ ہے کہ وہ قوم موت کا پیچھا کرنے والی ہے، اور یاد رکھیے جو قوم موت کا پیچھا کرتی ہے تو زندگی اس کا تعاقب کرتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کو چیز کرتی ہے اور لپیٹ لیتی ہے۔ تو آج ایرانی قوم کا یہی حال ہے اور ٹیررزم کو بہت زیادہ بڑھا رہا ہے، آگے بڑھا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے صرف 3 امریکی پریزیڈنٹس، بش ہو یا پھر بل کلنٹن، یہ ریکارڈ دیکھو آپ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1 کروڑ 10 لاکھ سے زائد لوگوں کو انہوں نے مارا ہے۔ تو کیا یہ دہشت گردی نہیں ہوتی؟ کیا یہ ٹیررزم نہیں ہے؟ یہ ٹیررزم ہے، سب سے بڑا ٹیررزم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے اور اس کا جو بغل بچہ ہے یعنی اس کی ناجائز جو اولاد ہے اسرائیل، وہ بھی بہت بڑا ٹیررسٹ ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے آج تک more than 77,000 people have been killed in Israel غزہ۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے 7,000 سے زائد لوگ مر گئے ہیں، تو ان میں بچے اور عورتیں ہیں۔ ارے بھائی، آپ کو اگر حماس سے دشمنی ہے تو حماس کو ماریے، آپ حماس کو آپ ٹیررسٹ کہتے ہیں تو ماریے، لیکن آپ عام لوگوں کو کیوں مارتے ہو؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ حماس کے نہیں بلکہ پورے فلسطینیوں کے دشمن ہیں، فلسطینیوں کے دشمن ہیں، اور یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ اب کوئی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو اس کے وارنٹ بھی جاری کیا اور اس کو کرمنل کہا، وار کرمنل ڈکلیئر کر دیا ہے نیتن یاہو کو، لیکن امریکہ جاتا ہے، آتا ہے، جاتا آتا ہے، اور یقین مانیے کہ اسرائیل کے اکسانے پر، اس کے انسسٹ کرنے پر امریکہ کے جنگ میں کود پڑا ہے، اور یہ بیوقوف ہے بل کلنٹن، ہمارا ٹرمپ جو ہے انتہائی بیوقوف۔ کریم نگر کے پیکاک فنکشن ہال میں انڈین امریکن فورم کی جانب سے 70 اقلیتی طلباء میں فی کس 5,000 کے حساب سے اسکالرشپ تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر فورم کے ذمہ داران نے طلباء سے خطاب کیا اور اہم ترین مشورے دیے اور کہا کہ تعلیم کے میدان میں ہمت سے کام لیا جائے، آگے بڑھتے ہوئے ملک و قوم کے نام کو سنوارا جائے۔ اس موقع پر دیگر افراد بھی موجود تھے، طلباء بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ یہ تھا کہ وہاں پر جا کر جو NRIs انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر رہتے ہوئے بھی ان کا دل انڈیا کے لیے دھڑکتا ہے، تو یہاں پہ فرقہ پرست طاقتوں کو اس کا مقابلہ کیا جائے اور پبلک اوپینین چینج کیا۔ اس ضمن میں ہم نے پولیٹیکل انداز میں یہاں کے تلنگانہ کے اندر تو بھرپور کام کیا۔ 65 امیدواروں کو ہم نے انڈورس کیا کانگریس کے، اور 65 لوگوں نے اس میں جیتا۔ کہ جہاں پر BJP تقویت رکھتی تھی، وہاں پر BRS کے کینڈیڈیٹس اگر کانگریس کے کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں مضبوطی سے کام کر رہے تھے، تو انڈین ان پٹ کے تحت ہم نے وہاں پر BRS کے کینڈیڈیٹس کو بھی ہم نے انڈورس کیا۔ مقصد میرا بتانے کا یہ ہے کہ ہماری فورم میں NRIs BRS کے بھی ہے، CPI کے بھی ہے، جیسا آپ سمیہ صاحب آگے چلے گئے، اور ہمارے پاس کانگریس کے تقریباً 65 سے 70% جو ہے کانگریس کے NRIs۔ تو سیکولر ذہن NRIs کے ساتھ، یعنی مسلمس ہو یا نان مسلمس ہو، ہم نے کام کیا۔ ہماری سوشل میڈیا ریچ تقریباً 70,000۔ آپ لوگ سے میری گزارش ہے
कि आप फ्रेंड्स ऑफ कांग्रेस यूएसए ले लीजिए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल तेलंगाना ले लीजिए, इंडियन अमेरिकन फोरम ले लीजिए, इस तरह मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमने यहाँ की हिंदुस्तान की सतह पर हम इंडिया अलायंस को सपोर्ट किया। तेलंगाना में जहाँ पर मजबूती के साथ जो बीजेपी को मुकाबला कर सकते हैं वो कैंडिडेट्स को हमने मजबूती से एंडोर्स किया और अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस को लाने के अंदर भी हमारा रोल रहा है। तो मकसद बताने का ये था कि हमने शुरुआत में पॉलिटिकल एंडोर्समेंट्स और पब्लिक ओपिनियन चेंज के लिए तंजीम कायम की। उसमें एनआरआई जो है सीपीआई के भी थे और कांग्रेस के भी थे और बीआरएस के भी थे, जो वहाँ पर आकर सेटल हुए। यूके में हमारी शाख है और मिडिल ईस्ट में भी हमारी शाख है और यूएसए में हमारी वहाँ पे रजिस्टर्ड आकर जगतियाल के बीरपुर मंडल के गांव नरसिमलापल्ली में ईद उल फित्र से कबल एक ईदगाह को मुबैना तौर पर मुनद्दम किए जाने के बाद कशीदगी फैल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक दाएं बाजू के कारकुनों ने यह काम अंजाम दिया। ये वाकया मुबैना तौर पर गांव में फिरका वाना कशीदगी का बायस बन गया। मस्जिद बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्ला खान के मुताबिक पुलिस ने मुसलमानों को जाए वक़ूफ़ पर ईद की नमाज से भी रोक दिया। उन्होंने कहा कि ये ज़मीन निजी मिल्कियत थी जिसकी शिनाख्त ईदगाह के इस्तेमाल के तौर पर की गई थी। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुकामी दाएं बाजू के ग्रुपों के एतराज़ात के बाद पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और मुसलमानों को ईदगाह जाने से रोक दिया। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। रियासत भर में ईद उल फित्र का आज है दूसरा दिन। पहले दिन नमाज ईद के लिए अजीम इज्तिमात ईदगाहों, मसाजिद और खानेकाहों में रूह पर मनाजिर। कोदंडराम ने ईरान के खिलाफ जंग को करार दिया तशवीशनाक। जंग के खिलाफ चारमीनार से रैली निकालने का ऐलान। रियासत में बिल्डिंग्स रूल्स में बड़ी तब्दीली। हुकूमत ने नए रहनुमायाना असूल किए जारी। बजट 2026 और 27 में प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक तलबा के लिए नाश्ते की स्कीम का ऐलान। मियारी ग़िज़ा फराहम करना है हुकूमत का मकसद। जगतियाल में ईदगाह की बेहुरमती, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। हिंदुत्व गुंडों की पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम गुंडागर्दी। पहाड़ी शरीफ रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 23 साल नौजवान हलाक। आरएसएस और खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने की अमेरिकी कमीशन की मजम्मत। मुल्क की मुमताज शख्सियात ने की कड़ी तनकीद। फिरका वाना बयानबाजी के बजाय गंगा की सफाई पर दे ध्यान। यूपी की काबीना वजीर को अखिलेश यादव ने बनाया निशाना। और रुपए की कदर में गिरावट पर संजय रावत का मोदी पर तंज। कहा, करेंसी गिरती है तो मुल्क की इज्जत गिरती है। बढ़ती महंगाई से दो चार हो जाएगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी का रिमार्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। हफ्ते की शब पहाड़ी शरीफ रोड पर एक सड़क हादसे में 23 साल नौजवान की मौत वाक़ हुई। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद अमान, जो मेहदीपट्टनम का साकिन था, एर्रा कुमटा रोड पर चंद्रायन गुट्टा की तरफ जा रहा था। जब अमान ज़ातर मंदी हाउस के करीब पहुंचा तो एक बाइक सवार तेज रफ्तारी से अचानक यू टर्न ले लिया। अमान अपनी मोटरसाइकिल पर काबू न रख सका और मोटरसाइकिल से टकराकर सड़क पर गिर पड़ा। दीगर मुसाफिर ने अमान को प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उसकी मौत हो गई। बालापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की तफ्तीश शुरू कर दी और मोटरसाइकिल सवार को भी हिरासत में ले लिया। और नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। 275 मुमताज़ शख्सियात पर मुश्तमिल एक ग्रुप जिसमें 25 रिटायर्ड जजेस, 119 साबिक ब्यूरोक्रेट्स और 131 मुसल्लह अफवाज के अफसरान शामिल हैं। एक अमरीकी कमीशन बैनुल अक़वामी मज़हबी आज़ादी की रिपोर्ट पर सख्त तनक़ीद की। इस रिपोर्ट में अमेरिका से मुतालबा किया गया है कि हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसी रॉ और आरएसएस पर पाबंदी लगाई जाए। अमरीकी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी माहौल को फ़रोग़ दे रहा है। हालांकि दस्तूर में मजहबी आज़ादी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। कमीशन ने रॉ और आरएसएस के खिलाफ पाबंदियों की सिफारिश की। ये मामला एक बार फिर हिंदुस्तान और बैनुल अक़वामी इदारों के दरमियान मजहबी आज़ादी के मौजू पर जारी इख्तिलाफ़ात को उजागर करता है। And government of USA appoints them. Their background should be checked because we have information that some of them come from Pakistan and they have biased view of India. If you talk of religious freedom, Pakistan, when it got independent in 47,
independence, it had 21% minority Hindus. Today, 1.5 to 2% Hindus are left. The whole world has witnessed how in Sindh of Pakistan, young girls are kidnapped in front of everyone, forcibly raped, converted, and there are no rights to the families. So if there is a persecution, it is in Pakistan. That's why the numbers have come down from 22% to 1.5 to 2%. Bangladesh. When Bangladesh got independence, it had a 21-22% minor Hindus. Today, 7 to 8% Hindus are left. And whole world saw what happened with the Hindus, how they were persecuted when Muhammad Yunus was caretaker prime minister. So these reports don't talk of them. India has a vibrant democracy. India has independent judiciary, and they are talking of persecution of minorities here. Here, the population of Muslims, which they are referring to, was at the time of independence was 9.5%. Today, the numbers is roughly 20 to 25%. As per 2011 census, the percentage of Muslims was almost 15%. Today, it must be 20 to 25%. So, where is persecution? It is the in Pakistan and Bangladesh that this report does not talk of. So, money of the taxpayers of US citizens is being used to churn out such biased reports. Like India into the so-called countries of the particular concern. Because this is where we have to see the USCRF, because their composition. In 2017, if you see, one of the members was a direct links with ISI of Pakistan. Now, even if you see who is the vice chairman of USCRF, is a Pakistani American who migrated few years ago, who could infiltrate into USCRF. And another thing is that one of the member is a Sharia scholar studied in Pakistan. I'm not saying Pakistan is wrong, but the issue is that they are come with a particular ideological agenda to target India, because India is a country that is a rising, country that is empowered, a country that is regenerated. Sir, do you believe such reports can affect India's globally image and diplomatically relations? It will dent the image, but they won't succeed, because India has grown so strong. It doesn't depend on the one report of some USCRF, what they comment, but everybody knows, all international critics and the international community know how the India is developed its international affairs policy, how the India is developed its economic policy, how India is treating our own minorities with so much dignity, so much respect, so much compassion. So these reports, to maybe certain Western interests may try to misuse this report. But overall, it won't affect much of the India's image. But at the same time, it's a duty of every citizen to question such biased, prejudiced, distorted reports. Sir, finally, what steps should the Indian government take in response to the USCIRF? Particularly, this already Minister of External Affairs gave a strong rebuttal. And we have mentioned, we the concerned citizens, we are about a large number, but only now they represent the armed forces, they represent the Indian Foreign Service, Indian Administrative Service, Indian Forest Service, and different services. There are former judges. This is very collectively, we have thought about this in detail. हिंदुस्तानी रुपये की मुसलसल गिरती खदब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म को निशाना बनाया। रुपये की कमजोरी को मुल्क की शबी इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल से जोड़ते हुए संजय रावत ने हुकूमत के काम करने के अंदाज पर सवाल उठाए। रावत ने अपने बयान में कहा, सेंचुरी लगेगी अब की बार 100 के पार। मोदी जी आखिर कहाँ हैं? वो मगरबी बंगाल में है। ममता बनर्जी को शिकस्त देने के लिए सदर राज की तैयारियां कर रहे हैं। मोदी और अमित शाह मगरबी बंगाल में खेला करने की कोशिश कर रहे हैं और रुपए की कीमत मुसलसल गिर रही है। मोदी कहते थे कि जब रुपए की कीमत गिरती है तो मुल्क की इज्जत गिरती है, तो अब आखिर क्या हो गया है?
मुश्किल हालात के दरमियान लोकसभा में अपोजिशन कायद कांग्रेस ने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने मरकज की मोदी हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा अगर रुपये की कदर डॉलर के मुकाबले में 100 के करीब पहुंचती है तो ईंधन मजीद महंगा हो जाएगा, तो इसका बराह रास्त असर आम लोगों की जिंदगियों पर पड़ेगा। राहुल ने इस मामले में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तफसीली पोस्ट को शेयर किया, जिसमें कुछ अहम हक़ाइक़ को सामने रखा। मोदी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा यह सिर्फ आदाद शुमार नहीं बल्कि आने वाली महंगाई के वाज़ेह इशारे हैं। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत में काबीनी वजीर बेबी रानी मौर्य की जानिब से गंगा की सफाई से मुताल्लिक अखिलेश यादव के बयान को फिरकावाना और फसादी करार दिए जाने पर समाजवादी पार्टी ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पार्टी सरबराह के बयान का दिफा करते हुए समाजवादी पार्टी तर्जुमान मनोज काका ने रियासती वजीर बेबी रानी मौर्य को निशाना बनाया और कहा उन्हें फिरकावाना और फसादी बयान देना बंद करना होगा और गंगा की सफाई पर तवज्जो देनी चाहिए। अखिलेश यादव के साइंसी नुक्ते नज़र को समझना होगा। एसपी के तर्जुमान ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद की और कहा नमामि गंगे पर 55,000 रुपये खर्च किए गए हैं, लेकिन हुकूमत हिंद CAG भी कहती है कि कोई खास नतीजा नहीं निकला। अखिलेश ने बिल्डोजर चलाने के बजाय हुकूमत यूपी के रवैये को कई तनकीद का निशाना बनाया। रह करके एक साथ त्योहारों को एक साथ मिलकर के खुशियां मनाते हैं, यही हिंदुस्तानियत हमारे समाज और देश को मजबूत बनाती है, देश को तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर ले जाती है। हमें उम्मीद है कि दुनिया में जिस तरह से वॉर चल रहा है वो तो खत्म हो गई होगा और उसके साथ वॉर खत्म होते ही खुशहाली भी आएगी, ऐसा हमारा सबका मानना है ईद के त्योहार पर। अखिलेश जी, अभी आपने एक बात कही कि देश के ऊपर शहीद होने वालों का जिक्र हमेशा होता है जो देश के लिए शहीद होते हैं। कोई देश हो, कोई मुल्क हो, और मुल्क के लिए जो शहीद होता है वो दिलों में याद किया जाता है। सर, मथुरा में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है, एक साधु की मौत हुई है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ तनाव न पैदा कर दी ये सोचना है। अगर मथुरा में, वृंदावन में धार्मिक स्थान पर साधु के साथ अगर ये व्यवहार हुआ हो, और वहीं काशी में जहां प्रधानमंत्री कई बार चुने गए हैं, खुलेआम एक छात्र ने एक छात्र को मार दिया, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। इससे पहले गोरखपुर में गोरख धंधा होते हुए देखा होगा आपने, वहां भी खुलेआम गोली मार दी। पूरे प्रदेश में जो चाहता है वो कर लेता है, कोई कानून व्यवस्था की कोई व्यवस्था नहीं बची है। और किस तरीके से चीजों को नफरत में बदला जाए, ये अगर कोई सीखना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी से सीख सकता है। सर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी को गद्दार और बेईमान पार्टी कहा। बेईमान सही कहा, बेईमान छोटा शब्द दिखता है। जो गंगा मैया के साथ धोखा दे सकता है, जो गंगा मैया के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकता है, और हम लोगों ने तो जानबूझ करके कहा कि गंगा मैया केंद्र में आ जाएं। जिन्होंने ये कहा था कि हम गंगा मैया को साफ करेंगे, गंगा मैया ने हमें बुलाया है। अरबों खरबों रुपए किसकी जेब में चले गए। जब हम गंगा मैया याद करेंगे तो मणिकंका घाट भी याद आएगा, किसने बुलडोजर चलवाया था। मां गंगा को याद करते हुए वो भी याद आएगा कि हमारी देवी, और जिन्होंने उस वाराणसी मणिकंका घाट को संरक्षण किया, बनवाया, वहां पे भगवान शिव की भी मूर्ति थी, उसे भी तोड़ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आदरणीय ममता जी ने कहा वो कम कहा है, और सच्चाई है कि वो अकेली भी लड़ेंगी तो भी जीत जाएंगी। वो अकेली लड़कर के भी सबका मुकाबला कर रही हैं। ईद के मौके पर मुंबई में सलमान खान अपनी रिहाइशगाह से मतदाताओं की मुबारकबादी का जवाब देते नजर आए। इस मौके पर उनके वालिद सलीम खान के अलावा फैमिली के तमाम अरकान अपने घर की बालकनी से आवाम के सामने आए, हाथ हिलाकर मतदाताओं की मोहब्बत का जवाब दिया। याद है कि सलीम खान हालिया दिन अस्पताल में शरीक थे और उनकी सेहत को लेकर मतदाताओं में तशवीश थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद वो पहली बार आवाम के सामने आए हैं। सलमान खान, सलीम खान, उनकी फैमिली ने ब्लड प्रूफ शीशे के पीछे से आवाम की मुबारकबादी का जवाब दिया। वाज़ेह है कि सलमान की रिहाइशगाह पर फायरिंग और मुसलसल धमकियों के पेश नज़र सलमान खान सख्त सिक्योरिटी में आवाम के बीच आ रहे हैं। आखिर में लाइन्स पर डालते हैं एक और नजर। रियासत भर में ईद उल फित्र का आज है दूसरा दिन। पहले दिन नमाज ईद के लिए अजीम इज्तिमात।
ईदगाहों, मसाजिद और खानकाहों में रूह पर मनाजिर। कोदंडराम ने ईरान के खिलाफ जंग को करार दिया तशवीशनाक। जंग के खिलाफ चारमीनार से रैली निकालने का ऐलान। रियासत में बिल्डिंग्स रूल्स में बड़ी तब्दीली, हुकूमत ने नए रहनुमायाना असूल किए जारी। बजट 2026 और 27 में प्री प्राइमरी से हायर सेकेंडरी तक तलबा के लिए नाश्ते की स्कीम का ऐलान। मियारी ग़िज़ा फराहम करना है हुकूमत का मकसद। जगतियाल में ईदगाह की बेहुरमती, मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। हिंदुत्व गुंडों की पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम गुंडागर्दी। पहाड़ी शरीफ रोड पर खौफनाक सड़क हादसा, 23 साल नौजवान हलाक। RSS और खुफिया एजेंसी रॉ पर पाबंदी लगाने की अमरीकी कमीशन की मजम्मत। मुल्क की मुमताज शख्सियात ने की कड़ी तनकीद। फिरकावाना बयानबाजी के बजाय गंगा की सफाई पर दे ध्यान। यूपी की काबीना वजीर को अखिलेश यादव ने बनाया निशाना। और रुपए की कदर में गिरावट पर संजय रावत का मोदी पर तंज। कहा, करेंसी गिरती है तो मुल्क की इज्जत गिरती है। बढ़ती महंगाई से दो चार हो जाएगा हिंदुस्तान। राहुल गांधी का रिमार्क। इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।